everyone, welcome back to my YouTube channel. In today's video, I'm going to teach you the short questions of chapter 14, second year. Let's start. Question number 1 is, a plane conducting loop is located in a uniform magnetic field that is directed along x-axis. What orientation of loop is the flux maximum? What orientation is the flux is minimum? इसमें क्या बताया गया है, वो कह रहे हैं एक लूप है जो कि है प्लेन कंडक्टिंग लूप है, हम उसके प्लेन की बात कर रहे हैं और वो जो है मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर रखी हुई है। किस ओरिएंटेशन में, प्लेन के किस ओरिएंटेशन में जो फ्लक्स है वो मैक्सिमम होगा और किस ओरिएंटेशन में जो फ्लक्स है वो मिनिमम होगा। ये जो है ये हमारे पास जो फ्लक्स है उसका प्लेन, जो कंडक्टिंग लूप है ये उसका प्लेन है। ठीक हो गया, ये हमारे पास कंडक्टिंग लूप है तो ये इसका प्लेन है। इसके जो ऊपर बिल्कुल ऊपर जो डायरेक्शन होती है उसके परपेंडिकुलर, जो प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है वो हमारे पास होती है वेक्टर एरिया ए। जैसे आप मोबाइल की स्क्रीन देख रहे हैं और आप इसके ऊपर टच करें, हैंड के साथ टच करें, तो जो मोबाइल है ये इसका प्लेन है और जो आपकी फिंगर होगी बिल्कुल सीधी वो उसके परपेंडिकुलर होगी, मतलब वो वेक्टर एरिया ए होगी। तो वो क्या कह रहा है कि अगर हम जो है फ्लक्स कब मैक्सिमम होगा, व्हेन द प्लेन ऑफ लूप इज़ हेल्ड परपेंडिकुलर टू बी। अगर जो है जो प्लेन है लूप का, अगर हम उसको मैग्नेटिक फील्ड बी है उसकी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर रखेंगे, द फ्लक्स इज़ मैक्सिमम। इन अदर वर्ड्स, व्हेन द लूप इज़ इन वाईजी प्लेन फ्लक्स इज़ मैक्सिमम। वो क्या कह रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो एक्स डायरेक्शन में है। ठीक हो गया। अगर हम प्लेन को वाई और जी प्लेन में रखते हैं जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, तो वो क्या होता है, उस वक़्त फ्लक्स मैक्सिमम होता है। अब हम इसको मैथमेटिकली देख लेते हैं। हमें पता है फ्लक्स का फार्मूला होता है फाई इज़ इक्वल टू बी ए। तो यहाँ पे जो वेक्टर एरिया ए है अभी हमने डिस्कस किया, वो जो है प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। इट्स मीन बी की डायरेक्शन और ए की डायरेक्शन ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, मीन इनके दरमियान जो थीटा है वो हमारे पास ज़ीरो है। तो हमें पता है फाई बी इज़ इक्वल्स टू बी ए कोस थीटा होता है। जब हम थीटा की जगह पे ज़ीरो पुट करेंगे तो वो हो जाएगा कोस ज़ीरो। कोस ज़ीरो बराबर होता है 1 के इक्वल होता है। जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी फाई बी इज़ इक्वल टू बी ए विच इज़ द मैक्सिमम। दूसरा केस डिस्कस कर लेते हैं। When the plane of loop is held parallel to B, direction of B, in other words, when the plane of loop is in x, y or x, z plane, the flux will be minimum. क्या है कि अगर जो है हम प्लेन को इस तरह रख देते हैं, जिस डायरेक्शन में B है उसी डायरेक्शन में हम जो है लूप का प्लेन रख देते हैं, तो क्या होता है, फ्लक्स मिनिमम होगा। अगर हम मैथमेटिकली देखते हैं तो क्या होता है, हमें प्लेन जो लूप है उसके प्लेन के बजाय हमें वेक्टर एरिया को देखना होता है। अगर प्लेन इस डायरेक्शन में है तो क्या होगा, जो उसका वेक्टर एरिया ए है वो उसके परपेंडिकुलर है, मेन जो है जिस तरफ बी की डायरेक्शन होगी उसके परपेंडिकुलर ए आ रहा है। इट्स मीन इनके दरमियान कौन सा एंगल बन रहा है, 90 का एंगल बन रहा है। तो जब हम मैथमेटिकली पुट करेंगे इसकी वैल्यू, फाई बी इज़ इक्वल टू बी ए कोस थीटा, थीटा की जगह पे 90 पुट करेंगे तो 90 बराबर होता है 0 के, तो हमारे पास फाई आ जाएगा 0। सेकंड क्वेश्चन है, अ करंट इन अ कंडक्टर प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड विच कैन कैलकुलेटेड यूजिंग अ पेयर्स लॉ। सिंस current is defined as rate of flow of charges, what can you conclude about the magnetic field due to stationary charges? What about moving charges? वो क्या कह रहे हैं कि हमारे पास जो करंट होता है वो एक्चुअली क्या होता है, करंट हमारे पास होता है मूविंग चार्जेस की वजह से, कि वो मूव कर रहे हों। तो कह रहे हैं, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर कोई हमारे पास कंडक्टर है
उसमें से करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है, तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो जाता है। तो वो कह रहा है अगर जो है क्यू चार्जेस स्टेशनरी हैं, वो मूव नहीं कर रहे, तो क्या उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा? द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेशनरी चार्जेस इज़ ज़ीरो। जो मैग्नेटिक फील्ड है स्टेशनरी चार्जेस की वजह से वो क्या है, ज़ीरो हो जाएगा। रीज़न क्या है? एज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इज़, हमें पता है जो करंट कंडक्टिंग वायर होती है उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो बराबर होता है B इज़ इक्वल्स टू म्यू आई ओवर 2 पाई आर। यहाँ पे I यूज़ हुआ है, मीन करंट। उन्होंने कहा है कि जो Q है वो तो स्टेशनरी है, तो करंट तो हमेशा चार्जेस के फ़्लो की वजह से होता है। जब जो है चार्जेस स्टेशनरी हैं तो करंट क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा। जब हम इसमें ज़ीरो पुट करेंगे तो ये सारा फैक्टर ज़ीरो हो जाएगा, मेन मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। दूसरा है कि अगर चार्जेस मूव कर रहे हों तब करंट प्रोड्यूस होगा। यस, जब चार्जेस मूव कर रहे हैं तो उसमें जो है करंट पैदा होगा। करंट जब होगा इट्स मीन मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। उन्होंने क्वेश्चन के अंदर ही बता दिया। मूविंग चार्जेस प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज़ बिकॉज मूविंग चार्ज कंस्टिट्यूट करंट। जो मूविंग चार्जेस होते हैं उनकी वजह से करंट होता है और मैग्नेटिक फील्ड इज़ प्रोड्यूस, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है। और जो आई है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है, इट्स मीन बी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा। ओके, थर्ड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। डिस्क्राइब द चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड inside the solenoid carrying a steady current I. If the length of solenoid is doubled but the number of turns remains same, and second case is the number of turns is doubled but the length remains the same. पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअली सोलेनॉइड होता क्या है। सोलेनॉइड हमारे पास एक स्प्रिंग की तरह का होता है, उसके अंदर जो ये रिंग्स होते हैं हम इसे कहते हैं ये नंबर ऑफ टर्न्स हैं। वो कह रहा है कि इसके अंदर से करंट गुजर रहा है और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। लेट्स से इसके जो टर्न्स हैं वो हैं n। अगर हम उसके और इसकी जो लेंथ है वो हमारे पास है स्मॉल l। अगर हम इसकी लेंथ को डबल करते हैं तो क्या होता है? अगर हम n को डबल करते हैं, नंबर ऑफ़ टर्न्स को डबल करते हैं तो क्या होता है? फर्स्ट केस है कि अगर हम लेंथ को डबल करते हैं, उसके लिए जो है हम पढ़ते हैं इन दिस केस द मैग्नेटिक फ्लक्स इज़ रिड्यूस टू हाफ। अगर हम लेंथ को इंक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उस वो हाफ हो जाएगा। वो कैसे एक्सप्लेन करते हैं? एज फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड इज़ बी इज़ इक्वल्स टू म्यू एन आई। जो n है ये नंबर डेंसिटी भी हम इसे कह सकते हैं, या हम डेंसिटी ऑफ नंबर ऑफ़ टर्न्स भी कह सकते हैं, जो कि बराबर होता है n इज़ इक्वल्स टू n ओवर l। तो क्या है कि हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, n की जगह पे n ओवर l पुट कर देंगे। और अब हम कंसीडर करते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है जब हम l को 2l कर देंगे तो कैसे होगा। हम कह देते हैं वो है b डैश इज़ इक्वल टू म्यू n i ओवर l डैश। जो l डैश है वो हम कह लेते हैं 2l के इक्वल है। जब हम l की जगह पे 2l पुट करेंगे तो आ जाएगा b डैश इज़ इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई ओवर 2l। अब जो ये फैक्टर है, ये वाला फैक्टर, ये तो हमारे पास b के इक्वल है, हम इसकी जगह पे b लगा देंगे तो आ जाएगा b डैश इज़ इक्वल्स टू 1 ओवर 2b। इट्स मीन अगर हम लेंथ को इंक्रीज़ करते हैं, डबल कर देते हैं, तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। ओके, सेकंड केस डिस्कस करते हैं हम। इसमें हमने क्या करना है, नंबर ऑफ़ टर्न्स को डबल करना है। जब नंबर ऑफ़ टर्न्स को डबल करेंगे वही फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे सिर्फ हमने क्या करना है, n की जगह पे हम लगा देंगे 2n। जब हम 2n लगाएंगे, 2 को इधर ले आएँ, बाकी सारा जो फैक्टर है ये ऐसे ही आ जाएगा। अब ये जो चीज़ है ये फिर
टू बी के इक्वल है। हम यहाँ पे बी की वैल्यू पुट करेंगे। इट्स मीन बी डैश इज़ इक्वल्स टू 2b। ये हमें शो करता है कि अगर हम नंबर ऑफ़ टर्न्स को डबल करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, एट अ गिवन इंस्टेंट